नाज़रीन कराम, बहुत सारे आर्टिकल हैं जी। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ व्हाट वी नीड टू शेड। ये इकराम साइकिल साहब का आर्टिकल है जी, और ये हमारी मुल्क की सूरत हाल पर बहुत अच्छा तबसरा है। सूरत हाल ये कि हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल करते हैं कि, और चीफ जस्टिस का भी सवाल कहते हैं जहन में यही है कि सब के जो बात कहना चाहते हैं, इज योर टास्क ओनली टू गिव सम सरमन टू द पब्लिक। हम सिर्फ वाज करते रहें, काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी फैसले करता है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 100 फैसले किए हैं, उस पर कोई अमल दरामद भी आपने कराया, कोई उस पर बात आगे भी चलती है जी। उन्हें की हालत ये है कि राजा रेंटल नाम दिया उन्होंने परवेज अशरफ को, राजा परवेज अशरफ को। राजा रेंटल जो है वो तो है इस मामले में पूरा मुलव्वस। अब हो गया कि हमने काम ऐसे शुरू किया है कि हमने सब लोगों पर बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी, जिसमें शौकत तरीन जैसा भी आदमी शामिल है, जो कि रेंटल पावर के मंसूबे में सबसे ज़्यादा रुकावट जिसने पैदा की, और पब्लिकली ये बात लेकर आया कि एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस मंसूबे के खिलाफ है, और उनकी राय भी यही थी कि ये मंसूबा जो है काबिल अमल नहीं है। लेकिन बहरहाल जो चलता है, उन्होंने कहा मसला क्या है, मसला क्या करे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। उन्होंने कहा जवाब वही है कि स्टालिन से किसी ने कहा कि भाई पोप ये कहता है, गोया इस बात के खिलाफ है, तो उसने कहा कि पोप के पास कितनी डिवीजन फौज है मतलब ये क्या कर लेगा वाली बात होती ना। ये भी गालमन उन्होंने कहा जी हमारे दौर के स्टालिन यही पूछ रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी डिव फौज है। ये सिर्फ फौज से डरते हैं, ताकत से डरते हैं, बंदूक से डरते हैं, इंसाफ की कुव्वत से और फैसलों से और अदल के फैसलों से इन पर कोई गड़बड़ नहीं होती जी। उन्होंने कहा कि फिर उन्हें एक दो किताबों के हवाले जो कल मैंने दिए थे कि ना वाई नेशंस फेल, तो ख़ास तौर पर यह कि इंस्टीट्यूशन जिसमें ना हो, जिस मुल्क में जी नाकाम हो जाता है। यही फ्रेडमैन ने बात कही थी, उसको भी उन्होंने कोट किया है कि असल चीज़ होना एक इंस्टीट्यूशन का है, और इंस्टीट्यूशन हो तो मुल्क कामयाब होता है। फिर तरक्याती सरमाया, तहरीक इंसाफ का उसका जिक्र भी है। लेकिन आखिर में उन्होंने बड़ा अच्छा फिक्र है जिसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि व्हाट दिस कंट्री रियली नीड्स इज लीडर शेडिंग, नॉट लोड शेडिंग। हमें ज़रूरत लोड शेडिंग की नहीं है जो हम भुगत रहे हैं, बल्कि लीडर शेडिंग है। इनसे जान छुड़ाओ, इन लीडरों से जो कुछ कर रहे हैं, और जो तब्दीली आनी ताकि आसानी के साथ तब्दीली आए जी। अच्छा जी, एक आर्टिकल मैं उसको शायद अंग्रेज़ी में देखना भूल गया, आज तर्जमा उसका इसमें छपा हुआ है नई बात में, अरुंधति घोष का। नहीं भूला नहीं था, इसको मैंने कोट किया था, सरसी था, लेकिन आज दोबारा इसको देखा है तो मुझे याद आया कि वहाँ यौम आज़ादी के मौके पर उनको 26 मार्च को यौम आज़ादी होता है, जिस तरह उन्होंने ऐलान किया था आज़ाद बांग्लादेश का। पाकिस्तान में का हिस्सा थे उस वक्त वो जी, यानी वो गोया बगावत थी। वो कहते हैं जी वो नहीं, वो बगावत नहीं थी, वो तो ऐलान, इस वजह को उनकी अपनी इंटरप्रेशन हसीना। वहाँ उन्होंने इनाम दिए हैं कि जिन लोगों ने इसके खुले आम इनाम दिए हैं, इंडिया के बहुत से लोगों को इनाम दिए कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, और ये उनकी आज़ादी का और मुल्क को आज़ाद कराने का इनाम है। तारीख लिखने वालों को अब देखना चाहिए कि उस चीज़ को आप क्या नाम देंगे, क्या नाम नहीं देंगे। हम अभी से अपोलोजेटिक होते जा रहे हैं, और वैसे उस मुल्क के अंदर सोचने समझने वाले लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है कि जो ज़रा और तरह से बात करना भी जानती हैं। आज ज़फ़र इकबाल साहब ने उन पर्चों का जिक्र किया है जो शाया हो रहे हैं, मुबाहिस मसलन तहसीन फ़राकी ने जो शाया किया, कल भी मैंने ताहिर मसूद के हवाले से तज़किरा किया था, उसका हवाला है, ज़रनगार का हवाला है, और मुकालमा ये हमारे जो मुबीन मिर्ज़ा शाया करते हैं उसका तज़किरा है, और ब्यास एक। लेकिन उन्होंने इसमें कुछ अशार लिख दिए हैं जलील आली के, हमारे दोस्त के, बड़े मज़े के याद आए हैं, तो मैं उसको सुनाना चाह रहा था कि अपने होने से भी इनकार किए जाते हैं, हम के रास्ता तेरा हमवार किए जाते हैं। अपने होने से भी इनकार किए जाते हैं, अमेरिका से खिताब कर लें आप, हम के रास्ता तेरा हमवार किए जाते हैं, खुल जाएंगे सब रास्ते हमवार हो जाएंगे। फिर ये गज़ल के 3 शेर हैं कि क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें। एक दूसरे से बच के निकलना महाल था, एक दूसरे को रौंद के जाना पड़ा हमें। ज़ैली हकायतों में सभी लोग खो गए, किस्सा तमाम फिर से सुनाना पड़ा हमें। और बहरहाल मैं इस पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे इस वक्त जलील आली के शेर पढ़ के कुछ एक कैफियत का एहसास हुआ था, तो वो मैंने तज़किरा करना ज़रूरी समझा और सो कर रहा हूँ जी। इमरान और मुल्ला जी, ये कादर हसन साहब एक तज़िया बड़े खूबसूरती के साथ कर रहे हैं इसमें जी, और पहली बार लगता है कि वो ये उस बात के कायल हो गए कि इमरान के वोटर जो हैं वो पहले कुछ ज़्यादा वो एक हमारे कंजर्वेटिव
سٹائل کے پکے ٹھوس، جہاں ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے وہاں وہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ڈرائیور سے، دھیر عمر کا ڈرائیور سے پوچھا ووٹ کی، اس نے کہا گرج کے کڑک کے کہا جی عمران کو دوں گے۔ تو انہوں نے تبدیلی کو، یہ تبدیلی ہمارے ہاں کیا لا سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے، اس پہ بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے الیکشن جو ہیں وہ سر پر ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا مولوی اپنے حجروں میں بیٹھے ہیں، جنہیں لوڈ شیڈنگ کی پرواہ نہ کسی ہے، یہ بھی ایک قوت ہے، مولویوں کی قوت کا بھی، خاص طور پہ جو ہمارے حافظ سعید صاحب، اور یہ پتہ کیا ہوا تھا، زلزلہ آیا نا کشمیر میں تو نیٹو کے لوگ پہنچے، اور وہ دنیا بھر سے نیٹو کے پتہ نہیں کہاں سے ورکر آ گئے تھے، بہت جلدی پہنچے تھے، لیکن جب وہ پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچے اور جا کے انہیں چاہا کہ مدد کریں تو دیکھا کچھ مولوی وہاں بیٹھے ہوئے، معلوم ہوا کہ وہ جماعت الدعویٰ کے، یہی حافظ سعید والے۔ تو انہوں نے پہلے گھبرائے کہ ان کو ہمارے درمیان موجودی بڑی خطرہ پیدا نہ کرے، پھر بعد میں سرٹیفکیٹ دیے کہ صاحب یہ تو بڑے بھلے آدمی تھے اور یہ کمال کے ڈیووٹڈ لوگ ہیں، وہاں بیٹھے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مولویوں کی طاقت اور یہ عمران کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی طاقت کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ آرٹیکل اب میں جو ایک دو کرنا چاہتا ہوں وہ خاص طور پہ انٹرسٹڈ ہیں۔ انڈیاز عام مارکیٹ ایوری ون ان نو باڈی آؤٹ، یہ آرٹیکل ایک لحاظ سے بہت ایک طرح کا امپورٹنٹ آرٹیکل اس لیے ہے کہ انڈیا اس وقت اسلحے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور ٹریڈیشنلی وہ روس کی مارکیٹ تھا، روس وہاں اسلحہ خریدتا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلحہ مہنگا ہے اور یہ اسلحے کا بیچ، یہ بڑا نامور اسلحہ ہے، وہ اسلحہ خرید لیتے ہیں۔ انڈیا میں یہ نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا پڑے گی اور ڈیورسیفیکیشن بھی کرتے ہیں، دوسرا کا اسلحہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب وہاں بڑی دوڑ جاری ہے۔ F-16 کا ایک ورژن جو نیا آیا وہ پٹ گیا، ایک فرانسیسی طیارے سے انہوں نے وہ خرید لیا۔ وہاں اور بھی بڑا روسی، اب بھی سب سے بڑی مارکیٹ روسی اسلحہ کی وہی ہے، لیکن امریکہ اور دوسرے بھی اس مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں، وہ پیسے دے کر اسلحہ خریدتے ہیں۔ ہماری طرح ادار شدار کرنے کا معاملہ تو نہیں ہوتا، پیسہ دے کے اسلحہ خریدتے ہیں اور دنیا کا بیسٹ اسلحہ خریدتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے رزلٹ کے طور پر ابھی انڈیا میں وہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ وہ سیلف ریلائنس کا نعرہ تو لگاتے ہیں اور اپنے اسلحہ ساز فیکٹریوں کو یہی کہتے ہیں، انہیں کہ پرزے جوز کے جہاز بنا لو، پرزے جوز کے ٹینک بنا لو، وہ ٹینک بھی اپنا اچھا نہیں بنا سکے، وہ ان کی جو لوکل انڈیجنس انڈسٹری ہے اسلحے کی وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی، اور نام تو لیتے ہیں، ہر بار کہتے ہیں جی یہ بنانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ بنا نہیں پاتے جی۔ اور یہی ایک آرٹیکل اور ہے، پرائیویٹائز دا انڈین ڈیفنس، وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ علاج تو یہی ہے کہ اس وقت انڈیا کے اسلحے کا انہوں نے کہا جی جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں جس کو منسٹری آف ڈیفنس ہے، اسے آپ منسٹری آف امپورٹس کہہ لیجیے، یہ تو بس باہر سے اسلحہ منگانا ہی ان کا کام ہے اور اس کے علاوہ تو ان کا کام بنتا نہیں ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اس میں اگر پرائیویٹ ادارے بھی شامل کر لیتے ہیں اسلحہ منگوانے میں، تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ آپ دیکھو نا جی، بڑی بڑی ٹاٹا برلا جو بھی ہوں گے، لیکن اگر وہ F-16 خریدنا چاہیں گے تو پھر ان کا بجٹ پورا یہ اسٹیٹس کے بجٹ سے یہ افورڈ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں، کیا کر دیں، اس کو کیا سلسلہ بنائیں جی۔ اور بہت اسٹڈیز شو کیے ہیں کہ کتنا پرسنٹ اسلحہ جو ہے وہ انڈیا خریدتا ہے اور اس میں کتنا تو گویا انڈیا میں اب یہ بحث بڑے زوروں پر ہے کہ جو اسلحہ سازی کا کام ہے اس کو کیسے کیا جائے اور اس میں وہ کیا کام کر سکتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا سیپریشن انگزائٹی، یہ بھی زخم ڈوو زیکم کا آرٹیکل ہے اور ایک مختلف طرح کا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانستان میں جا رہا ہے واپس امریکہ، تو ہمیں تو بتایا نہیں، انڈینز کہہ رہے ہیں ہمیں تو بتایا نہیں، اور انہوں نے طے نہیں کیا، اور یہاں کیا ہونے والا ہے، ان کی کئی طرح کی ڈیوائڈ ہو سکتی ہیں، خود افغانستان کے اندر ڈیوائڈ ہو سکتی ہے کہ شمالی علاقہ اور پشتون علاقہ، خود پاکستان کے اندر بلوچستان کی پٹی، پختونوں کی پٹی، سندھ پنجاب کا ایک، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ڈر ہے اس پورے خطے میں اور جو پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ القاعدہ کے بعد اس وقت وہ بھی ایریٹک ہیں اور وہاں ایک ڈیفرنٹ سینیریو جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہا ہے، ڈویژن آف افغانستان سے زیادہ انہوں نے کہا خطرہ ہے ڈویژن آف پاکستان کا، اور یہ جو جس طرح سوویت یونین اور یوگوسلاویہ گئے تھے، یہ بڑے ان کے ریسرچ اسکالر ہیں جی، امریکن ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں، اور افغان زار کولسام وہ بڑے لڑاکا لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ لیکن افغانستان کی ایک تاریخ ہے، کئی سو سال، 150 سال 200 دوست محمد نے جب یہ ایک طرح ایک ملک کے طور پر رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی سینٹرل کنٹرول کبھی نہیں رہا، سب ملک انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہتے، ملک ایک رہا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی تو ابھی چھوٹی سی ہسٹری ہے، اس ہسٹری میں وہ ایک قوم بنے نہیں ہے، اور ان کی تو بریک اپ کا خدشہ اور زیادہ ہے جو کہ دونوں کے لیے
ख़तरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जितने मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान हैं, लेकिन इंडिया में जितने रहते हैं उससे तो कम है ना भाई। यानी ये अब एक नया, तो ये अगर पाकिस्तान में कोई सिचुएशन पैदा होती है तो बड़ी ख़राबी उसमें आएगी और इसको देखना चाहिए। एक जरदारी साहब के वेलकम भी किया है उन्होंने वह इंडिया आने पर, उसका भी तस्करा आज हमारे आमर खाकवानी का आर्टिकल रहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल कॉल्स लेते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मेरा ख्याल में इतने अरसे में से कॉल कट गई थी, लेकिन ताज़ा कॉल आ गई होगी। अल्लाह करे कि ये कोई अच्छी बासी बातें इसमें हमें मालूम हो सकती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है जी। सर मैं आपको आपकी तवज्जो एक बड़े अहम मसले पर कराना चाहता हूँ। ये जो पंजाब की सरखेज और सिंध की सरखेज जमीनों पर कॉलोनियां बन रही हैं, जब जमीन ही नहीं होगी तो आप फसल कहाँ पर उगाएंगे? दुनिया के बहुत से ममालिक में ज़रई जमीनों पर सजाए मौत है। दूसरी बात यह है कि कराची की बहुत सी कीमती जमीनें 30 साल लीज पर हैं। ये 30 साल लीज क्या है, जो बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बिल्डर माफिया और लैंड माफिया के आगे फिरोख्त कर दी जाती हैं। अगर यही जमीनें ओपन नीलाम कर दी जाएं तो आपके पाकिस्तान के सारे कर्ज अदा हो जाती हैं। ये औकाफ की जमीनें जहां पर 200-200 रुपए किराया लिया जाता है, जो करोड़ों रुपए की इमलाक हैं, आप क्यों नहीं इस पर आपका मीडिया इन बातों पे आता? ये देखें जी, हम अपनी लैंड मैनेजमेंट किस तरह कर रहे हैं इस पर देखने की बात है कि जहाँ फसलें उगती हैं वहाँ हम बस्तियाँ बसा देते हैं, वहाँ शहर आबाद कर देते हैं। अरे भाई बंजर इलाके भी पड़े हुए हैं, जहाँ पानी भी अवेलेबल होगा, यहाँ पानी हम पहुँचा दें और उन इलाकों पे लेकिन अगर हम ज़री ज़मीनों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या उनकी जगह लेने के लिए अपनी बंजर ज़मीनों को ज़ख़ीर बनाते हैं, फसलें उगाने का इंतज़ाम करते हैं। अगर इतनी एकड़ जगह पर गंदम उगाई जाएगी तो पैदा होगी गंदा अब ये तो नहीं है मैं केला इंडिया का खा रहा हूँ, चलो वो हरी चाल का केला पता नहीं क्या पहले ही मशहूर था, लेकिन मसला ये क्या है कि मैं अदरक प्याज भी वहाँ का खा रहा हूँ। क्या मसला है कि मैं अपनी छोटी सी सब्जियां भी वहाँ से मंगवा रहा हूँ। ये काम तो हमें सोचने का है कि हमें अपनी ज़मीनों से बेस्ट जो पॉसिबल फसलें लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए जी। सब्जी उगाना लंबा काम तो नहीं है जी, प्लानिंग जी। पहले होता था जी प्याज अभी सिंध का ख़त्म हो गया, बलूचिस्तान से आएगा। कैसे आएगा? पता चला कि वो प्याज रख दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, उसको उस वक्त मार्केट में लाया जाता है जब ये प्याज का कोई एक मुल्क के अंदर एक इंटीग्रेटेड एक तरह का सिस्टम था ज़री पैदावार को यूज़ करने का। आज ये फलां जगह का वो अब ख़त्म हो गया, सब्जी अब फलां जगह से आएगी, मुल्क के अंदर से आ जाती थी, कोई मसला नहीं पैदा होता था। अब सरहद पार से चली आ रही हैं, पूरा मुल्क खाता है, वो उगाता ही नहीं है, कुछ और उगा लेता है, कुछ और फसलें। भाई छोटे छोटे वक्फे की फसलें 2-2 महीने की फसलें होती हैं इनमें से अक्सर, और 2-2 महीने में आप फसलें लेके बहुत सी सब्जियां बहुत चीज़ें ला सकते हैं। आखिर हम ये सब क्यों नहीं करते? अपनी ज़मीनों की मैनेजमेंट किस लिए नहीं कर पाते जी? और बड़े शहरों में क्या है, 30 साल की लीज पे दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करता, यूज़ करता, तो हो सकता था कि हम उसको एक लंबे अरसे के लिए उन्हीं ज़मीनों को देकर ज़्यादा उनसे पैसा, जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी ना, वो लैंड माफी जिसको हम कहते हैं, ये पैरेलल इकोनॉमी का कमाल है, वो खरीद लेते और हम अपने बहुत से दुरदर दूर कर लेते अगर कर्ज भी ख़त्म ना कर पाते। बहरहाल बहुत से लोग हर तरह से सोचते हैं, हर पहलू से गौर करते हैं। आप ये भूल जाइए कि पाकिस्तानी कौम जो है ना इन मामलों पर संजीदगी से सोचती नहीं है, संजीदगी से गौर नहीं करती। इसके साथ इजाज़त चाहती हैं जी। अल्लाह हाफिज़।